गुड मॉर्निंग। अंशों के निर्गमन में आज हम पढ़ेंगे अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी के प्रकार पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि अंश क्या होता है, शेयर किसको कहते हैं। देखो, अंश का मतलब होता है कि जो शेयर है, जो कुल अंश पूंजी है, कुल अंश पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। एक शेयर का अंकित मूल्य निर्धारित किया जाता है और कुल अंश पूंजी को अंकित मूल्य के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक टुकड़े को हम एक अंश कहते हैं। हर एक टुकड़े को अंश कहेंगे और सारे अंशों को मिला के क्या बनती है, अंश पूंजी। अब अंश पूंजी के प्रकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले है अधिकृत अंश पूंजी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ये अधिकृत अंश पूंजी क्या होती है? अधिकृत अंश पूंजी किसको कहते हैं? किसी कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई मैक्सिमम लिमिट, अधिकतम राशि जो कंपनी अपने पूरे जीवन काल में निर्गमित करेगी पूंजी की। मतलब कोई भी कंपनी जब शुरू में स्टार्ट होती है तो उसे जो अपना पार्षद अंतर्नियम या पार्षद अधिनियम जो बनाती है उसमें एक वाक्य होता है, पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज। उस पूंजी वाक्य में उसको बताना पड़ेगा कि वो अपने पूरी जीवन काल में, पूरे लाइफ में कितने रुपए के अंश निर्गमित करना चाहती है। तो उस पूंजी को हम कहते हैं अधिकृत अंश पूंजी। लेकिन उस पूंजी वाक्य में बताने का मतलब ये नहीं है कि अब कंपनी उस राशि से ज्यादा अंश कभी निर्गमित कर ही नहीं सकती। एक बार कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपने पूरे जीवन काल में कितने रुपए के अंश निर्गमित करना चाहती है। उसके बाद में मान लो कंपनी को लगता है कि नहीं, हमारे बिजनेस का विस्तार हो रहा है, हमें और कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना है, पैसों की और जरूरत पड़ेगी, तो बाद में कंपनी परमिशन लेकर और इसको अधिकृत अंश पूंजी को बढ़वा भी सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार तो कंपनी को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा कि भाई मुझे अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम कितने रुपए के अंश निर्गमित करने हैं। तो अधिकतम जितने रुपए के अंश निर्गमित करना चाहती है कंपनी, उस राशि को हम अधिकृत अंश पूंजी भी कह सकते हैं, पंजीकृत अंश पूंजी भी कह सकते हैं, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नामित अंश पूंजी भी कह सकते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो ये कई तरह के नाम है इसके अलग अलग, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अधिकृत अंश पूंजी के बाद 2 नंबर पे आती है निर्गमित अंश पूंजी, इश्यूड शेयर कैपिटल। अब जैसे मान लो कंपनी ने अधिकृत अंश पूंजी डिक्लेयर कर दी 1 लाख शेयर, 100 रुपए का एक शेयर, मतलब कंपनी की अधिकृत पूंजी है 1 करोड़ रुपए। तो कंपनी अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ रुपए के अंश निर्गमित करना चाहती है। लेकिन ये तो पूरे जीवन काल में करने हैं, कोई जरूरी थोड़ी सारे एक साथ ही करने हैं। कंपनी को जैसे जैसे पैसों की आवश्यकता होगी वैसे वैसे निर्गमित करेगी। तो मान लो फर्स्ट टाइम में, पहली बार में कंपनी ने 40,000 शेयर इश्यू किए, 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब 40 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए हैं। तो जितने शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने, वो उसकी निर्गमित अंश पूंजी, इश्यूड शेयर कैपिटल कहलाएगी। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं कि अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता में निर्गमित कर दिया गया है, तो ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, निर्गमित अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे लेते हैं प्रार्थित या
अभिदत्त अंश पूंजी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी ने जो अंश निर्गमित किए हैं उसमें से जनता ने कितने खरीदे। कोई जरूरी थोड़ी कि जनता ने सारे खरीद लिए हो। कंपनी ने जितने निर्गमित किए हैं उसमें से जनता ने मान लो कम खरीदे अंश, ठीक है ना। अभी जैसे 40,000 शेयर इश्यू किए कंपनी ने 100 रुपए वाले, अब जनता ने इसमें से मान लो 35,000 अंश ही खरीदे हैं, 100 रुपए का एक है, तो जनता द्वारा खरीदी गई अंश पूंजी 35 लाख रुपए हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं कि निर्गमित अंश पूंजी का वह भाग जो जनता ने खरीद लिया है, ऐसी अंश पूंजी को हम प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर, मांगी गई अंश पूंजी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अभी मांगी गई अंश पूंजी क्या है, तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है, बहुत पढ़ा हुआ है आप लोगों ने अंशों के बारे में। जैसे मान लो अभी एक शेयर 100 रुपए का है कंपनी का, जनता ने 35,000 शेयर खरीदे। अब कंपनी 100 रुपए सामान्यतः एक साथ नहीं मांगेगी। मान लो कंपनी ने 100 रुपए को 4 टुकड़ों में मांगा, पहली बार 20 रुपए मांगा, दूसरी बार 40 मांगा, तीसरी बार 15 मांगा, 25 मांगा, चौथी बार 15 मांगा, तो अलग अलग टुकड़ों में मांगा। तो 20 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे कंपनी ने, फिर 40 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, उसके बाद में अभी तक मांगे नहीं है, साल खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि कंपनी ने जनता से 60 रुपए मांगे। शेयर तो कितने खरीदे हुए जनता ने, 35,000, और कंपनी ने उसमें से मांगे कितने हैं, 60 रुपए मांगे हैं 100 रुपए में से, तो 35,000 इंटू 60, 21 लाख रुपए अभी तक कंपनी ने मांगे हैं। तो ये मांगी गई अंश पूंजी। अभी 40 रुपए, 25 और 15, 40 रुपए मांगने बाकी है, तो अब वो अगले साल में या बाद में कभी भी मांग सकती है कंपनी, ठीक है ना। उससे अभी मतलब नहीं है, मांगी कितनी है ये देखना है। तो कंपनी ने अभी तक जनता से 60 रुपए मांगे हैं 100 में से, तो जो मांगी गई अंश पूंजी है वो 35,000 इंटू 60, 21 लाख रुपए हो गई। तो इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हो आप, प्रार्थित या अभिदत्त अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा जनता से मांग लिया गया है, ऐसी अंश पूंजी को हम क्या कहेंगे, मांगी गई अंश पूंजी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, चुकता अंश पूंजी। पेड अप शेयर कैपिटल। चुकता अंश पूंजी क्या होती है, अब कंपनी ने तो 60 रुपए मांग लिए लोगों से, लेकिन मान लो 2000 अंशों का एक व्यक्ति है जिसने ये अलॉटमेंट के 40 रुपए नहीं दिए हैं कंपनी को, उसने 2000 अंश खरीद रखे हैं और अलॉटमेंट के 40 रुपए कंपनी को नहीं दिए हैं, तो फिर 2000 इंटू 40, 80,000 रुपए उसने अभी तक नहीं दिए, तो टोटल कंपनी ने मांगे थे 21 लाख। इसको चुकता अंश पूंजी भी कहते हैं और प्रदत्त अंश पूंजी भी कहते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। तो कंपनी ने 21 लाख रुपए मांगे थे, जिसमें से 80,000 रुपए एक व्यक्ति ने अभी तक दिए नहीं है, तो कंपनी के पास तो 20,20,000 रुपए आए हुए हैं, तो कंपनी के को जितनी राशि प्राप्त हुई है वो चुकता अंश पूंजी है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई मांगी गई अंश पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुका दिया गया है, मांगी गई अंश पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा चुका दिया गया है, ऐसी अंश पूंजी को चुकता अंश पूंजी कहा जाता है। तो ये जो देखो मांगे तो थे 21 लाख,
और आए हैं 20,20,000, तो ये जो 80,000 रुपये नहीं आए हैं उसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर बकाया मांग। तो हम ये कह सकते हैं कि मांगी गई अंश पूंजी और चुकता अंश पूंजी का जो अंतर होता है उसे हम बकाया मांग यानी कि कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और इस कॉल्स इन एरियर की राशि बाद में या तो प्राप्त हो जाएगी कंपनी को, नहीं प्राप्त होगी तो कंपनी क्या करेगी, जो व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है उसके शेयर्स को जब्त भी कर सकती है। ये आप लोगों को पता ही है, काफ़ी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 5 पॉइंट हो गए अपने। नेक्स्ट पॉइंट है संचित अंश पूंजी, रिजर्व कैपिटल। संचित अंश पूंजी किसे कहते हैं? कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 100 रुपये का एक अंश था, कंपनी ने 4 टुकड़ों में पैसे मांगे, अब एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग लिया, लेकिन सेकंड कॉल के 15 रुपये अभी तक नहीं मांगे हैं। तो ये जो सेकंड कॉल के 15 रुपये नहीं मांगे वो कंपनी कभी भी मांग सकती है, लेकिन कंपनी को मान लो लगता है कि अभी उसके पास में सफिशिएंट पैसा है, बैलेंस सफिशिएंट है और भविष्य में अभी उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो इस स्थिति में कंपनी क्या कर सकती है कि ये जो 15 रुपये का पोर्शन है जो नहीं मांगा गया है उस पोर्शन को कंपनी सुरक्षित कर सकती है। किसके लिए सुरक्षित कर सकती है? समापन के लिए, वाइंडिंग अप के लिए। कंपनी ने ये डिसीजन ले लिया कि ये जो 15 रुपये अभी तक नहीं मांगे गए हैं 100 रुपये में से, ये 15 रुपये कंपनी को अभी आवश्यकता नहीं है, तो कंपनी ने इसको समापन के लिए सुरक्षित कर दिया है। मतलब मान लो यदि फ्यूचर में किसी भी कारण से कंपनी का समापन होता है, वाइंडिंग अप होती है, कंपनी बंद हो जाती, तो कंपनी बंद होने पे कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय ये 15 रुपये कंपनी मांग सकती है। तो ये 15 रुपये कंपनी ने भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया है, तो ऐसी पूंजी को हम कहते हैं संचित अंश पूंजी या रिजर्व कैपिटल, ठीक है ना। तो ये 15 रुपये जो है अभी नहीं मांगेगी कंपनी, बाद में मांग लेगी जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसी तरह से एक कैपिटल रिजर्व भी होता है, दोनों में अंतर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कैपिटल रिजर्व तो अपने आप में एक अलग ही बात है, पूंजी संचय, नाम एक जैसे लग रहे हैं, देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, लेकिन पूंजी संचय किसको कहते हैं? पूंजी संचय जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, पूंजी लाभ होते हैं, पूंजी लाभों से बनाया जाने वाला संचय जो है वो पूंजी संचय होता है। पूंजी लाभ कौन से होते हैं आपको पता है? 2 तरह के लाभ होते हैं, एक आयगत लाभ होते हैं, एक पूंजीगत लाभ होते हैं। आयगत लाभ कौन से होते हैं? तो व्यापार की जो सामान्य गतिविधियां होती है, नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, उनसे व्यापार को यदि कोई लाभ होता है तो वो हमारा आयगत लाभ होता है। और ऐसा लाभ जो सामान्य गतिविधियों से नहीं हो रहा है, जैसे मान लो कोई संपत्ति बेची उससे लाभ हुआ, कोई विनियोग बेचे उससे लाभ हुआ, अंशों को निर्गमन किया, प्रीमियम पे किया, प्रीमियम का पैसा आया, ये कोई व्यापार की सामान्य गतिविधि नहीं है। अंशों के हरण करने पे कोई लाभ हो गया, तो ये सब जो लाभ है ये पूंजी लाभ होते हैं, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इनको शो किया जाता है, आप लोगों को पता है। तो दोनों में फर्क ध्यान रखना है, एक रिजर्व कैपिटल है, एक कैपिटल रिजर्व है। रिजर्व कैपिटल तो क्या है कि न मांगी गई अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी ने भविष्य में समापन के लिए सुरक्षित कर दिया है, और अभी कंपनी द्वारा वो पैसा नहीं मांगा जाएगा। जब कंपनी को समापन पर उस पैसे की जरूरत पड़ेगी तब कंपनी वो पैसा मांगेगी, तो उसको तो हम क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। और व्यापार की सामान्य गतिविधियों के अलावा यदि कोई व्यापार को लाभ होता है तो उनको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं, पूंजी संचय कहते हैं।
इस पूंजी संचय का उपयोग सामान्यतया हानियों को अपलिखित करने में, पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में किया जाता है, या बोनस अंश कंपनी को देने हो अपने शेयर होल्डर को हो, तो शेयर होल्डर को कंपनी जब बोनस अंश देती है तो सामान्यतया इन पूंजी लाभों का प्रयोग बोनस अंशों को देने में भी कर लिया जाता है। तो ये सब प्रोविजंस जो है ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये अभी हमने देखो अंश पूंजी के जितने प्रकार थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो अंश पूंजी के प्रकार में मैंने आपको सारे प्रकार बता दिए। अधिकृत अंश पूंजी ऑथराइज शेयर कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी इश्यूड शेयर कैपिटल, प्रार्थित या विदत अंश पूंजी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और मांगी गई अंश पूंजी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और चुकता या प्रदत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल, और ये एक लास्ट में संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। तो ये सारे प्रोविजंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।